Namaskar, my all dear aspirants for CUET 2022. I am Shikha, your mentor, to help you in the completion of the syllabus for the subject English. Today in this video, we will start rearrangement. How you should be arranged the words in arranging the meaningful sentences, or how you have to arrange the sentences to create the paragraph that we will see in this video. It's a part of your syllabus. सबसे पहले देखते हैं रीअरेंज सेंटेंसेस. व्हाट इज दिस? इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी, क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी टू अ सेंटेंस. क्यों करते हैं हम? क्योंकि ये इंट्रोड्यूस करता है. क्या इंट्रोड्यूस करता है? ये इंट्रोड्यूस करता है वैरायटी. वैरायटी इज कॉल्ड वेरियस टाइप ऑफ सेंटेंसेस. Creativity means how creatively you are saying the things, the same things in different way. And originality means the originality, no fakeness is there, the sentence is simple and original. तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? रीअरेंजिंग सेंटेंसेस में. मतलब जब आप सेंटेंस को रीअरेंज कर रहे हो तो उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. मीन्स वैरायटी शुड बी देयर, क्रिएटिविटी दिखनी चाहिए, और मीनिंगफुल और ओरिजिनलिटी मस्ट शुड बी देयर. ठीक है, नोट्स देखते हैं. 5 पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं? क्योंकि अगर आप सेंटेंस को अरेंज कर रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए ना सेंटेंस के पार्ट कैसे होते हैं, कितने होते हैं. उसके बाद ही तो आप उसको अकॉर्डिंगली अरेंज करोगे. लाइक इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इन ईच एंड एवरी सेंटेंस आपको 5 या 4 पार्ट ही मिले. आपको 3 पार्ट मिल सकते हैं, बट आपको उनका सीक्वेंस आना चाहिए. ठीक है, तो ये देखते हैं 5 पार्ट्स कौन से होते हैं. सब्जेक्ट, व्हाट और हु. सब्जेक्ट कौन होते हैं हमारे? व्हाट और हु. लाइक सेंट इज अबाउट, सेंटेंस इज अबाउट व्हाट और हु. मतलब कोई स्पीकर हो सकता है, डूअर हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है जो कोई एक्शन कर रहा है, वो सब्जेक्ट होता है. देन आता है हमारा प्रेडिकेट. प्रेडिकेट में व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग. तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हमारी क्या आती है? वर्ब. ठीक है, प्रेडिकेट में व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, तो वो वर्ब हो गया. ये हमारा क्या है? यहाँ पे डूअर. वर्ब मतलब डूअर. क्या एक्शन कौन कर रहा है? डूअर कर रहा है. जो कौन है? सब्जेक्ट है. प्रेडिकेट वर्ब मतलब जो वो एक्शन कर रहा है. नेक्स्ट इज प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकते हैं वेयर, व्हेन एंड व्हाई से. तो यहां पर सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, इन सब से मिलके हमारा पूरा एक सेंटेंस फॉर्म होता है. अब इनका जो प्लेसमेंट है वो जम्बल्ड कर देते हैं. कहीं पे सब्जेक्ट, कहीं पे वर्ब, कहीं पे प्रीपोजिशनल फ्रेज इनका यूज हो जाता है, जिसको हमको सीक्वेंस में लगाना होता है कि इसके बाद ये आएगा, उसके बाद वो आएगा. दिस इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस. एग्जाम्पल देखो. सब्जेक्ट द जायंट बॉय, प्रेडिकेट स्लोली एट हिज डिनर. ये हमारा यहां से द जायंट बॉय स्लोली एट हिज डिनर लेट वन थर्सडे इन अ डेकोरेट डिनर देन बिकॉज ही वॉज एग्जॉस्टेड. ठीक है, ये हमारा पूरा एक सेंटेंस है. अब इसको देखो अलग अलग लिखा हुआ है. किस तरह से लिखा हुआ है? क्योंकि जो इसके पार्ट्स हैं वो लिखे गए हैं. अब पहला पार्ट है देखो द जायंट बॉय, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट. देन स्लोली एट हिज डिनर, ये एक्शन हो गया. ये क्या हुआ? जायंट बॉय कौन है हमारा? ये डूअर है, यानी कि ये सब्जेक्ट है. एक्शन क्या कर रहा है? एट हिज डिनर, तो ये उसका एक्शन हो गया, प्रेडिकेट हो गया. लेट वन थर्सडे, ये क्या हुआ? वैन. ये वैन का सेंस दे रहा है प्रीपोजिशनल फ्रेज वैन. इन अ डेक्रेपिट डिनर. ठीक है, डेक्रेपिट डिनर बिकॉज ही वॉज एग्जॉस्टेड. यहां पे दिया ये आपका व्हेन, देन वेयर एंड व्हाई. ये सारा सेंटेंस आ गया. और ये हमारा किस फॉर्म में आया है? सिर्फ इसी फॉर्म में आया है. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर प्रेडिकेट, देन वेयर, व्हेन एंड व्हाई. लाइक दिस मीन्स इट कैन बी इंटरचेंज. लाइक यहाँ पे पहले थर्सडे व्हेन दे दिया है, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, एंड लाइक दिस वी कैन मेक द सेंटेंस, अरेंज द सेंटेंस. अभी देखो, एनी ऑर्डर, द 5 पार्ट्स कैन बी प्लेस्ड इन एनी ऑर्डर एज लॉन्ग एज द सब्जेक्ट प्रिसाइडेड कम्स बिफोर द प्रेडिकेट. सब्जेक्ट हमेशा किसके पहले आना चाहिए? प्रेडिकेट, जिसको आप बोल सकते हो वर्ब. ठीक है, जो एक्शन किया है. तो सब्जेक्ट हमेशा किससे पहले आना चाहिए, ये याद रखना है आपको. आप व्हेन, वेयर, व्हाई इन क्वेश्चन में या जो सिचुएशन दी गई है उनमें आप वेरिएशंस कर सकते हो. कोई भी सिचुएशन पहले आ सकती है, बट पहले सब्जेक्ट आएगा, प्रेडिकेट या वर्ब उसके बाद ही आएगी. Commas, if a prepositional phrase where, when and why is placed before the predicate, it will need a comma to separate it. मतलब अगर आप यहाँ पे ऐसे लिख रहे हो the giant boy late one Thursday, then आएगा comma slowly at his dinner.
ठीक है। ऐसे मतलब ये नहीं है कि आप ये फिक्स रूल फिक्स है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही आएगा और आप कुछ लगा ही नहीं सकते। नो, कन्वर्सेशन फ्लो में या अगर आपको ज़रूरत है तो आप लगा सकते हो, बट वहाँ पर भी पंक्चुएशंस के जो रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते हो द जाइंट बॉय लेट वन थर्सडे स्लोली एट हिज डिनर, इसमें कोई सेंस नहीं रहेगा। जब आप यहाँ ऐसे करोगे द जाइंट बॉय कॉमा एंड देन लेट वन थर्सडे कॉमा स्लोली एट हिज डिनर, नाउ इट इज ओके। ठीक है, तो यहाँ पे पंक्चुएशन का भी ध्यान रखना है। वैसे तो आप कोशिश करना कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही आए, उसके बाद कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज आए, उसी तरह से हमको करना है। एग्जाम्पल देखो, द जाइंट बॉय स्लोली एट हिज डिनर लेट वन थर्सडे इन अ डेकोरेट डिनर बिकॉज ही वॉज एग्जॉस्टेड। यहाँ पे क्या लिखा है, लेट वन थर्सडे, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, लेट वन थर्सडे, यानी सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, वैन आ रहा है। सबसे पहले क्या आया यहाँ पे, वैन, एंड देन अ जाइंट बॉय, उसके बाद हमारा आया सब्जेक्ट इन अ डेकोरेट डिनर, ये आ गया हमारा वेयर, प्लेस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लोली एट हिज डिनर, ये आ गया हमारा वर्ब या प्रेडिकेट। ठीक है, आप इसको प्रेडिकेट बोल सकते हो। बिकॉज ही वॉज एग्जॉस्टेड, यहाँ पे आ गया वाई। ठीक है, ये हमारा क्या सीक्वेंस हुआ, देखो, व्हेन, सब्जेक्ट, वेयर, वर्ब एंड व्हाई। बट इवन देन कोई भी आप अगर सेंटेंस बनाते हो, कुछ किसी भी तरह से अरेंजमेंट करते हो, सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले ही आएगा। ठीक है, कहीं भी आए सब्जेक्ट या यहाँ पर आए, उसके बाद अगर आप करते हो वर्ब बाद में करते हो, बट इट नेवर फॉलोज लाइक पहले वर्ब आएगा या प्रेडिकेट और बाद में सब्जेक्ट। नो, ऐसा नहीं होगा। सब्जेक्ट का प्लेसमेंट हमेशा वर्ब से पहले होगा, मीन्स योर सेंटेंस इज राइट। और यहाँ पे हमने क्या किया है, जो भी चीज़ें आपने पहले लाइन यूज़ किया है उसमें हमारा सारे पंक्चुएशंस मार्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज मीनिंग चेंज हो जाएगा आपके सेंटेंस का। नेक्स्ट देखो, रीअरेंजिंग क्यों करते हैं, रीअरेंजिंग आवर सेंटेंसेस अलाउज द ऑथर टू चेंज टोन। जो भी राइटर है उसको टोन चेंज करने में मदद मिलती है, रिदम एंड द फ्लो ऑफ द सेंटेंस। हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, बस हमको राइटर नहीं बनना है अभी हमको कॉम्पिटिशन फाइट करना है। तो आपके लिए क्यों जरूरी है रीअरेंजमेंट, आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, अदरवाइज राइटर के लिए इट विल चेंज द टोन, रिदम एंड द फ्लो ऑफ द सेंटेंस। थोड़ा सा मीन्स मोनोटोनस अलग हो जाता है, जैसे ये सेंटेंस है, रादर इट इज लुकिंग ना वेरी मीन्स लग रहा है कि हाँ कुछ अलग सा डिफरेंट है, बिकॉज इट इज नॉट स्टार्टिंग एज यूजुअल विद सब्जेक्ट। बट यहाँ पर हमको क्या करना है, वी हैव टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड टू प्रैक्टिस विद न्यू स्ट्रक्चर एंड यूज देयर पर्सनल प्रेफरेंसेस व्हेन चूजिंग अ रीअरेंज द सेंटेंस। अब यहाँ पे ये आगे का बता दिया है कि भाई पर्सनल प्रेफरेंसेस दे दो, भाई मुझे पसंद नहीं है, मुझे नहीं लगाना सब्जेक्ट पहले, आई विल प्लेस द सब्जेक्ट आफ्टर ऑल, मैं सारी चीजें पहले लगाऊंगी, इट्स ओके, बट देन यू हैव टू फॉलो द पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए जरूरी है मीनिंगफुल सेंटेंस। अब देखते हैं व्हाट इज सेंटेंस रीऑर्डरिंग, इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10। ये कौन सी क्लास से आया है आपके पास, 10th इंग्लिश ग्रामर। बाय डूइंग थ्रू द नेम इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, मीन्स बाय गोइंग थ्रू द नेम, सिर्फ नेम पढ़ के आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते वर्ड्स का मीनिंग। इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ फ्यू जम्बल्ड सेंटेंस। आपको किस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा, जो जम्बल्ड सेंटेंस है उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा, जिससे कि आप पता लगा सको कि भाई हमको इनको कैसे रीऑर्डर करना है। जम्बल्ड का मतलब क्या होना चाहिए, आप बोल सकते हो अनऑर्गेनाइज्ड। कैसे होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड। ये जो अनऑर्गेनाइज्ड है उनको हमको ऑर्गेनाइज्ड वे में करना है। द स्टूडेंट्स आर यूजुअली आस्क्ड टू अरेंज अ बंच ऑफ द सेंटेंस एंड द वे यू अरेंज इट डिटरमाइंस देयर परफॉर्मेंस इन द फाइनल एग्जाम। यहाँ पर एग्जाम की बात हो रही है बिकॉज आई हैव जस्ट टेकन द सेम जो आपका मटीरियल है जो आपकी क्लास 10 में था, क्योंकि वहीं से ही आपके सारे ग्रामेटिकल पार्ट आ रहे हैं, तो ये आपके नोन है। अगर आप नोन सोर्स से पढ़ोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू फील वेरी एलियनेटेड और स्ट्रेंज। दैट्स व्हाई आई ट्राई टू टेक द मीन्स आपके प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने वहीं से लिए थे, तो 10 का जो है वो मैंने बताया है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो वहीं से निकाला है ये मैंने। तो यहाँ पे क्या होते हैं, बंच ऑफ द सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिनको आपको अरेंज करना पड़ता है। दिस इज यूजुअली नोन बाय वेरियस नेम लाइक रीअरेंजिंग ऑफ द वर्ड्स, रीअरेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस, जम्बल्ड वर्ड ऑर्डर एक्सरसाइज, मेकिंग अ सेंटेंस विद अ वर्ड, ये भी बोल सकते हो। बट the word
द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक सेंटेंसेस। ये सारे अलग अलग नाम हैं, किसी भी नाम से आपको जाना जा सकता है अलग अलग, बट उनका काम क्या है? टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। सेंटेंस ऑर्डर, सेंटेंस फॉर्मेशन, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, बहुत सारे नाम हैं, सो मेनी सिनोनिम। अ स्टूडेंट हैज़ टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हाइल रीअरेंजिंग सेंटेंसेस बिकॉज इट कैन बी ट्रिकी। यस, यही तो हमको जानना है कि ट्रिकी होते हैं। वाई? बिकॉज जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिखाया उसमें तो मेंशन था कि ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ये हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एंड वेयर वी हैव टू प्लेस इट। दैट्स व्हाई सम ऑफ द ट्रिकी सेंटेंसेस deliberately put in the competitive exam. A student has to be a good observer. ये क्वालिटी होनी चाहिए to analyze the sentence. Analyze का मतलब आपको पढ़ना आना चाहिए, understand करना आना चाहिए. A well constructed sentence add meaning to a story, enhance sentence rearrangement is important element. स्टोरी को अगर आप छोड़ दो तो कोई इंफॉर्मेशन हुआ, कोई पैराग्राफ हुआ, कोई आर्टिकल हुआ, वो सारी चीज़ें भी किससे बनती हैं? बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस से। तो जब तक आपके ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस अरेंज नहीं होंगे तो आपकी मीनिंगफुल स्टोरी या पैराग्राफ फॉर्म नहीं होगा। सो दैट्स वाई सेंटेंस रीऑर्डरिंग और जम्बल्ड सेंटेंस आर यूजफुल। अभी टाइप्स देखते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट के। द बेसिक फॉर्मेट, बेसिक फॉर्मेट इसका क्या है? दिस इज द फॉर्मेट वेयर ऑल द स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड इन अ जम्बल्ड फॉर्म एंड स्टूडेंट्स नीड टू रीशेप ऑल द स्टेटमेंट करेक्टली। कैसे दी गई हैं? अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में दी जाती हैं बेसिक फॉर्मेट में, और आपको उसको रीशेप करना होता है टू फॉर्म द स्टेटमेंट करेक्टली। नेक्स्ट है स्टैटिक फर्स्ट स्टेटमेंट। इन सेकेंड टाइप, फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन as static, पहली दी जाती है static and candidates have to arrange the other statement logically। मतलब फर्स्ट जो है static का मतलब हुआ जो फर्स्ट प्लेस पे ही आएगी, that is right। आपको जो रेस्ट ऑफ द जितने भी सेंटेंसेस हैं वो आपको अरेंज करने हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट मस्ट रिमेन अनअफेक्टेड। पहली वाली जो स्टेटमेंट है उसको आपको टच नहीं करना है, उसको अरेंज नहीं करना, दैट इज ऑलरेडी सेट। ठीक है, ये सेकेंड टाइप में हो गया हमारा स्टैटिक फर्स्ट। द नेक्स्ट होता है हमारा स्टैटिक लास्ट statement. This is just static first statement, last statement is given, and static and candidates need to arrange the other sentences to make the paragraph logical with the last sentence constant. Constant is called you have to not to move, वहाँ से हटना नहीं चाहिए। मतलब जो स्टैटिक का क्या मतलब हो गया? स्टैटिक का मतलब हो गया कि यू आर नॉट सपोज टू मूव और अरेंज द लास्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको लास्ट स्टेटमेंट को अरेंज नहीं करना है, सीक्वेंस नहीं करना है, यहाँ पे फर्स्ट को नहीं करना है, दे आर ऑलरेडी इन सीक्वेंस। नेक्स्ट देखो स्टैटिक फर्स्ट एंड लास्ट स्टेटमेंट। जो नेक्स्ट तरह का होता है उसमें क्या होता है? इसमें लास्ट स्टेटमेंट कैन बी स्टैटिक और द फर्स्ट स्टेटमेंट, एंड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अरेंज द लेफ्ट ओवर सेंटेंसेस बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट्स टू मेक दम लॉजिकली। यानी कि जो हमारा फोर्थ टाइप का है उसमें फर्स्ट और लास्ट फिक्स प्लेस पे हैं, आपको सिर्फ बीच वाले जो हैं वो अरेंज करने हैं। आई होप इट इज क्लियर। इसमें जो फर्स्ट वाली है इसमें कोई भी सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं होता। सेकेंड वाली में फर्स्ट सेंटेंस फिक्स होता है, बाकी का अरेंज करने होते हैं। स्टैटिक लास्ट में लास्ट अरेंज होता है, आपको फर्स्ट से लेके रेस्ट ऑफ द सेंटेंस अरेंज करने हैं। और स्टैटिक फर्स्ट एंड लास्ट में फर्स्ट और लास्ट फिक्स होता है, आपको लेफ्ट ओवर सेंटेंसेस अरेंज करने होते हैं। आई होप इट इज क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। अभी इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे एक्सरसाइज, बिकॉज जम्बल सेंटेंस यू हैव बीन डूइंग सिंस 11 में हमने ज़्यादा प्रैक्टिस किया था, वी हैव बीन गिवन इन द फाइनल एग्जाम एज वेल। तो वहाँ से आपको थोड़ा सा माइंड अभी आपको रिफ्रेश या रिकलेक्ट करना है सारी चीज़ों का, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। इन दिस वीडियो प्लीज जस्ट गो थ्रू द मीन्स टाइप्स, जो मैंने अभी टाइप्स पढ़ाए, और एक बार आप सेंटेंस के जो टाइप्स हैं उनको एक बार जल्दी से रिफ्रेश कर लो, सो दैट you will be able to complete the exercise with me in next video, right? Thank you.